हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने पिछले जो वीडियो है उसमें फिजिक्स 1 का वेक्टर टॉपिक पूरा किया था। आज हम उसके आगे जो यूनिट सेकंड का सेकंड वाला पोर्शन है, फोर्स एंड मोमेंटम, उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले फोर्स क्या होता है। तो फोर्स एक ऐसा एजेंट होता है कि जब उसे किसी वस्तु पर या ऑब्जेक्ट पर लगाया जाता है तो वह उस वस्तु के मोशन में परिवर्तन करता है, साइज में परिवर्तन करता है, शेप में भी परिवर्तन करता है या उसको करने का प्रयास करता है। देखिए, फोर्स इज डिफाइंड एज एनी एजेंट दैट चेंजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट और टेंड टू चेंज द मोशन, साइज एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। बल एक ऐसा एजेंट या एजेंट मतलब कहलाता है क्रिया, ठीक है। बल एक ऐसा एजेंट या क्रिया होती है जो किसी वस्तु की दिशा, आकृति, आकार में बदलाव करती है या करने का प्रयास करती है। तो फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो किसी वस्तु की दिशा, आकृति या आकार में बदलाव करता है या बदलाव करने का क्या करता है, प्रयास करता है। यदि कर नहीं पाता है तो टेंड टू चेंजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो अब फोर्स कैसी क्वांटिटी है हमारी, हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ा था कि स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स हमारी किस तरीके की क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स हमारी किस तरीके की क्वांटिटी होती है, एक फोर्स हमारी होती है एक वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। और फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है फॉर्मूला। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्योंकि मास तो है एक हमारी स्केलर क्वांटिटी, मास हमारी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन जो एक्सेलरेशन होता है वो हमारी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसलिए फोर्स भी हमारी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मतलब फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की भी आवश्यकता होती है और एक्सेलरेशन मतलब मैग्नीट्यूड की भी आवश्यकता होती है, साथ में डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है। जैसे हमने इंडियन मैकेनिक्स में प्रॉब्लम करा था कि 10 न्यूटन का बल इतने एंगल पे लग रहा है, तो ये एंगल क्या थी, उसकी दिशा थी। तो साथ में उसमें क्या रहता है कि फोर्स को दर्शाने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की भी आवश्यकता होती है और उसके डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है। इसलिए फोर्स हमारी किस प्रकार की क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। यूनिट इसकी क्या होती है, न्यूटन होती है, ये ऐसा यूनिट होती है। उसके बाद देखिए, दूसरी चीज़ है हमारी कि मोमेंटम क्या होता है। तो मोमेंटम क्या होता है, एक मेजरमेंट होता है। इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ, किसका मेजरमेंट, टोटल मोशन कंटेन इन अ बॉडी। यदि कोई एक बॉडी है उसके अंदर टोटल कितनी गति है, किसी वस्तु की गति की माप, मतलब उसके अंदर कितनी टोटल वस्तु की गति है, वो हमारी क्या कहलाती है, उसका मोमेंटम कहलाती है। इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ टोटल मोशन कंटेन इन अ बॉडी। किसी वस्तु की गति की माप को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, मोमेंटम को संवेग। क्या कहा जाता है इसको, संवेग। इसको क्या कहा जाता है हिंदी में, संवेग कहा जाता है। तो टोटल मोशन कंटेन इन बॉडी कैसे है कि यदि एक कोई बॉल है, P इक्वल टू क्या होता है, देखिए P इक्वल टू मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो देखिए, मास यदि कोई मोमेंटम मतलब टोटल मोशन कंटेन इन बॉडी है, यदि किसी चीज़ का मास क्या है, जैसे हाई है, जैसे हमारे पास कोई बॉल है बड़ी सी, उसका मास ज़्यादा है, तो मास और वेलोसिटी उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है तो कैसी होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यदि किसी बॉडी का मास ज़्यादा है तो उसमें वेलोसिटी क्या होगी, थोड़ी कम होगी। यदि उसका मोमेंटम क्या रखा जाए, कांस्टेंट रखा जाए। जैसे एक छोटी बॉल होती है वो ज़्यादा तेज़ मोशन से गति करती है, ज़्यादा तेज़ स्पीड के साथ गति करती है यदि उसको रखा जाए तो। और यदि कोई बड़ी बॉल है वो थोड़ी धीमी गति से गति करेगी। तो ये अगर उसका मोमेंटम उस समय क्या है, अगर कांस्टेंट है, यदि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तब उसकी बात हो रही है, तब वो इक्विलिब्रियम में आने का प्रयास करती है। तो अब आता है कि हमारा जो मोमेंटम है वो किस तरीके की क्वांटिटी है। तो मोमेंटम भी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्योंकि P इक्वल टू हमने देखा है, P इक्वल टू क्या है हमारा, m इंटू वी। मास तो स्केलर है लेकिन वेलोसिटी जो हमारी होती है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसीलिए मोमेंटम हमारी क्या होती है, एक
वेक्टर क्वांटिटी होती है, साथ में इसकी यूनिट क्या होगी, तो मास की होती है किलोग्राम और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होती है मोमेंटम की यूनिट। और यदि कोई बाहरी बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो वह वस्तु के मोमेंटम में बदलाव कर सकता है। जैसे कोई एक बॉल रखी हुई है या फुटबॉल रखी हुई है, हमने उसको जैसे किक किया या हाथ से फेंका तो उसमें क्या उसकी मोशन है, उसकी जो टोटल मोशन है वो बढ़ जाता है। तो यदि हम किसी भी वस्तु में कोई भी बाहरी बल लगा दें तो वह उसके मोमेंटम को बदल सकता है। मोमेंटम को बदल सकता है मतलब क्या, उसकी गति या मोशन में परिवर्तन कर सकता है। उसकी जो वेलोसिटी है या उसका जो मोशन है उसमें क्या कर सकता है, वो चेंज कर सकता है यदि हम किसी भी वस्तु पे क्या लगाएं, एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से कोई फोर्स लगाएं। जैसे हम बॉल से बैट से बॉल को हिट करते हैं तो उससे उसकी स्पीड में क्या होती है, वेलोसिटी में क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, मोमेंटम में यदि कोई बाहरी वस्तु, यदि कोई बाहरी बल लगाया जाए तो वह उसके मोमेंटम को बदल सकता है। उसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस वाले चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहलाता है, इट स्टेट दैट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट ओवर टाइम। यह कहता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है, यदि वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यदि वो ऑब्जेक्ट हमारा, देखिए यदि कोई ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है और यदि इसमें हम कभी भी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं तो जो इसका, देखिए ये क्या कहता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है और यदि हम इसमें कोई भी कभी भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं तो इसका जो टोटल लीनियर मोमेंटम है, मतलब एम बी की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या रहेगी, हमारी कांस्टेंट रहेगी हमेशा, जब तक कि इसमें कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। देखिए यह कहता है कि यदि किसी सिस्टम पर कोई बाहरी बल काम नहीं करता है तो उस सिस्टम का कुल रैखिक संवेग तक टोटल लीनियर मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है, यानी कि वह बदलता नहीं है। यदि कोई दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं तो उनका कुल संवेग पहले और बाद में बराबर रहेगा, बशर्ते कोई बाहरी बल ना लगा हो। यदि कोई दो बॉल है आपस में टकराती हैं और हमने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया है तो टोटल जो उसका पहले टोटल मोमेंटम है और बाद में टोटल मोमेंटम है वो क्या रहेगा, हमारा सेम रहेगा। लिखने के लिए आएगा तो ऊपर वाला भी लिखना है, नीचे वाला भी एग्जाम्पल में लिख देना है। ये लिखना है कि इट स्टेट दैट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। लिखना, इसके अनुसार यदि किसी सिस्टम पर कोई बाहरी बल काम नहीं करता है तो उस सिस्टम का कुल रैखिक संवेग समय के साथ क्या रहता है, स्थिर रहता है, मतलब कि वो क्या है, बदलता नहीं है। उसके बाद देखिए ये प्रूफ है जो आता है एग्जाम में। यदि हम माने कि कोई दो हमारे पास बॉडी हैं, एक है हमारे पास बॉडी ए, एक है बॉडी बी। बॉडी ए का मास हमारा कितना है, m1 है, पहले इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग हमारा कितना है, u1 है, और जो फाइनल है वो हमारा कितना है, v1 है। और यदि हमारी जो दूसरी बॉडी है उसमें हम माने कि उसका मास कितना है, m2 है, इनिशियल वेलोसिटी u2 है और टकराने के बाद की वेलोसिटी कितनी है, v2 है। तो पहले हम निकालेंगे कि जब टकराया तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, पहले वाले जो हमारा ए बॉडी है टकराने के बाद इसके मोमेंटम में कितना चेंज होगा, मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इधर देखो, इधर हमने क्या लिखा, पहले का मास m1 इंटू चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल अंतिम संवेग क्या है, v1 और प्रारंभिक संवेग u1 है। तो p बराबर क्या हो जाएगा, m1 इंटू v1 माइनस u1, जो यहाँ पे लिखा है। उसके बाद हम निकालेंगे ऐसे ही चेंज इन मोमेंटम b, जब दोनों आपस में टकराएंगी तो b में यदि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारी, m2 है हमारा मास, और इनिशियल वेलोसिटी u2 है, फाइनल वेलोसिटी v2 है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, p बराबर m इंटू v2 माइनस u2,
ये हमारा क्या हो गया, दूसरे का हो गया। जो नीचे लिखा है चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी इक्वल टू m2 इंटू v2 माइनस u2। अब थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, थर्ड लॉ जो मोशन का होता है उसमें लेता है इक्वल एंड अपोजिट, जैसे ईच एंड एवरी रिएक्शन फॉर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है कि जैसे एक बॉडी फोर्स में टकराई तो उसका नेगेटिव फोर्स लगता है उस तरफ। यदि बी बॉल ए बॉल से टकरा रही है, एफ बी ए इक्वल टू, तो ए बॉल भी बी बॉल से टकरा रही होगी और दोनों का फोर्स क्या होगा, आपस में माइनस में जाएगा, क्योंकि एक्शन के विपरीत हो रहा है रिएक्शन। तो एफ बी ए इक्वल टू क्या है, एफ माइनस एफ ए बी, ये बात याद रखनी है। अब बी ए बराबर क्या है, जो बॉल बी ने ए पे, देखो एफ बी ए क्या है, जो बॉल बी ने ए के ऊपर फोर्स लगाया है, और ए बी क्या है, जो ए ने बी के ऊपर लगाया है। तो बी ने ए के ऊपर लगाया है तो हम मास किसका लेंगे, पहले किसका मोमेंटम लेंगे, बी का लेंगे। तो m2 इंटू ए2, क्योंकि फोर्स बराबर क्या होता है, अभी हमने पढ़ा है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है हमारा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एफ बी के द्वारा ए पर लगाया गया फोर्स हमारा कितना है, मास ऑफ सेकेंड, मतलब बी का मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू ए2। तो m2 की जगह m2 लिख दिया। और एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन हमारा होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यदि हम देखें कि एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही तो एक्सेलरेशन होता है। अब हमें लिखना था एफ बी ए, तो हमने एफ बी ए लिख दिया। एफ बी ए बराबर क्या हो जाएगा, बी के द्वारा ए पर, मतलब सेकंड वाली बॉल के द्वारा। तो m2 आएगा यहाँ पे, m2 इंटू क्या आएगा, v माइनस यू अपॉन टी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है m2 इंटू वी टू माइनस u2। v2 और u2 आ जाएंगे, क्योंकि वेलोसिटी दो वाली है, तो v2 माइनस u2 अपॉन टी आ जाएगा। ऐसे ए बॉल के द्वारा बी बॉल पे कितना लगाया जाएगा, तो ए है तो m1 इंटू a1, तो m1 मतलब मास m1 इंटू चेंज एक्सेलरेशन पहले वाले का, तो v1 माइनस u1 अपॉन टी, टाइम तो दोनों का सेम ही है। अब देखो, अब हमें जो ये दोनों की वैल्यू है ये किसमें, इसमें पुट कर देनी है। एफ बी ए बराबर क्या है हमारा, माइनस एफ ए बी। तो हमने लिखा m2 इंटू वी टू माइनस u2 अपॉन टी इक्वल टू माइनस m1 इंटू वी1 माइनस u1 अपॉन टी। टी से टी तो ये कैंसिल हो जाएगा, देखिए टी से टी तो कैंसिल हो जाएगा, टी से टी हो गया कैंसिल, टी से टी हमारा, इसको थोड़ी छोटा कर लेते हैं, देखिए m2 इंटू वी टू माइनस यू टू अपॉन टी इक्वल टू माइनस m1 v1 माइनस यू वन अपॉन टी। देखो ये टी से ये टी तो कैंसिल हो गया, ये टी से ये टी कैंसिल हो गया, कितना बचा यहाँ पे, m2 इंटू वी टू माइनस यू टू इक्वल टू माइनस m1 इंटू वी वन माइनस यू वन। जब हम इसको क्या करेंगे, इधर माइनस माइनस होके प्लस का m1 u1 हो जाएगा, तो इसको इस तरफ ले आए तो m1 u1 और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस m2 u2, क्योंकि ये हो गया प्लस, देखो ये हो गया प्लस और ये जाएगा इस तरफ, तो m1 u1 प्लस m2 u2 हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, m1 v1 प्लस m2 u2। इसको देखो एक बार सॉल्व करके बता देते हैं, m2 इंटू वी टू माइनस यू टू बराबर m1 v1 माइनस u1। इसको देखो, ये m1 v1 है तो इसको लिख लिया m1 v1 इक्वल टू, इधर माइनस लगा हुआ है, इसको किया हमने क्या, तो आगे हमारा कितना, m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2, ये हमारा आ गया। तो m1 u1 और m2 u2 क्या कहलाता है, m1 v1 प्लस m2 v2 क्या कहलाता है, ये टोटल मोशन कंटेन है बॉल वन में, ये टोटल मोशन कंटेन है बॉल बी में, मतलब ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट बी में। तो ये क्या कहलाता है, मोमेंटम। तो क्योंकि देखो p1 बराबर क्या है, p2, जो हमारा टोटल मोशन कंटेन है पहली बार में, पहली बॉल में दूसरी बॉल में, वो दोनों क्या हैं, आपस में बराबर हैं, इसलिए कहलाते हैं कि, इसलिए ये नियम क्या कहता है कि, यह कहता है कि किसी सिस्टम पर कोई बाहरी बल काम नहीं करता है तो उस सिस्टम का कुल
जो मोमेंटम है या लीनियर मोमेंटम है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। ये हमारा क्या कहलाता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, -m1v1 था, ये इस तरफ ले गए तो प्लस का m1v1 हो गया और ये प्लस का m2v2 और बाकी इसको माइनस माइनस तो हो गया प्लस, तो m1u1 और इधर से -m2u2 को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का m2u2, तो m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2 आ जाता है। ये हमारा होता है प्रूफ। यदि आगे कि लिखिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है और प्रूफ करिए कि जो हमारा पहले का संवेग है और बाद का संवेग है वो बराबर रहता है यदि कोई बाहरी बल ना लगा हो। तो हमें इसको लिखना है, इसको लिखना है और साथ में इसको प्रूव भी करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अभी हमने पढ़ा है, इसका एप्लीकेशन क्या क्या होता है, मतलब जो पहले का संवेग और बाद का संवेग क्या होता है, बराबर होता है यदि कोई बाहर से कोई बल ना लगाया जाए। ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहलाता है। इसी की एप्लीकेशंस को अब हमें पढ़ना है जो एग्जाम में पूछा जाता है सीधा सीधा। पहला हमारा क्या है, रिक्वायल ऑफ ए गन। रिक्वायल ऑफ ए गन हमें पढ़ना है। देखिए, रिक्वायल ऑफ ए गन क्या कहलाता है कि जब भी हम क्या करते हैं, गन से फायर करते हैं बुलेट को, जैसे हमने गन से फायर किया है बुलेट को, तो बुलेट को फायर करने के बाद जो हमारी गन होती है वो क्या होती है, बैकवर्ड मूवमेंट करती है। जब भी हमने जैसे यहाँ से फायर, जैसे ही बुलेट इधर से फायर हुआ वैसे क्या होता है, जो हमारी गन होती है वो पीछे की तरफ मूवमेंट करती है। इसको हम क्या कहते हैं, रिक्वायल ऑफ ए गन। द रिक्वायल ऑफ ए गन रेफर टू द बैकवर्ड मूवमेंट दैट एक्योर व्हेन ए गन इज फायर्ड। ये क्यों होता है, दिस इज हैपन ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना। ये किस कारण होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के द्वारा होता है। देखिए, जब भी बंदूक चलाई जाती है तो जो बंदूक है वो पीछे की तरफ गति करती है। इसको हम क्या कहते हैं, रिक्वायल ऑफ ए गन कहते हैं। होता क्यों है, प्रिंसिपल ऑफ लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कारण। अब कैसे होता है, देखिए कैसे होता है। ये क्वेश्चन भी आया था पिछली बार कि ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एक्सप्लेन द रिक्वायल ऑफ ए गन। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के आधार पर जो बंदूक की रिक्वायलिंग होती है उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो देखिए, व्हेन गन इज फायर्ड इट रिलीजेज ए बुलेट विद ए सर्टेन वेलोसिटी। जब भी गन से को फायर किया जाता है तो ये इससे क्या होती है, बुलेट निकलती है एक सर्टेन वेलोसिटी पे, एक निश्चित वेलोसिटी पे। और अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है कि टोटल मोमेंटम ऑफ द गन बुलेट सिस्टम मस्ट रिमेन कांस्टेंट। जो गन और बुलेट है उसका क्या होना चाहिए, जो हमारा मोमेंटम है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए यदि उसमें कोई बाहरी बल नहीं लगा है। क्योंकि पहले सबसे शुरुआत में जब गन और बुलेट होती है, इनिशियली बोथ द गन एंड द बुलेट आर एट द रेस्ट, है द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 0। क्योंकि शुरुआत में तो दोनों, क्योंकि P इक्वल टू होता है mb, अब क्योंकि वेलोसिटी कुछ है नहीं है तो मोमेंटम क्या होगा, स्टार्टिंग में दोनों का 0 ही होगा। अब आफ्टर फायरिंग द बुलेट, जैसी हमने फायर की बुलेट, जैसी फायर हुई बुलेट वैसे क्या होगा, बुलेट मूव्स फॉरवर्ड विद मोमेंटम। बुलेट कहाँ जाएगी, आगे की तरफ जाएगी। अब क्योंकि हमें टोटल लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व है, पहले और बाद का बराबर होना चाहिए, इसलिए उसको ओवरकम करने के लिए गन हमारी कहाँ जाती है, पीछे की ओर जाती है। और यही पीछे का जो मोमेंट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, रिक्वायल ऑफ ए गन कहलाता है। देखिए, इसी को जब एक बंदूक चलाई जाती है तो गोली को हाई स्पीड से आगे की ओर धकेला जाता है। संवेग के संरक्षण के अनुसार सिस्टम, मतलब बंदूक प्लस गोली का कुल संवेग गोली चलाने से पहले और बाद में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। क्योंकि प्रारंभ में बंदूक और गोली दोनों ही विश्राम अवस्था में होती हैं, इसलिए कुल संवेग हमारा कितना होता है, उस केस में 0 होता है। क्योंकि हमने बताया P इक्वल टू क्या होता है, m इंटू वी। अब v 0 है तो मोमेंटम भी क्या होगा हमारा, अभी 0 ही होगा। गोली चलाने के बाद गोली संवेग के साथ आगे बढ़ती है और सिस्टम का कुल संवेग संरक्षित रखने के लिए बंदूक को इसलिए पीछे की ओर चलना पड़ता है। क्योंकि कुल संवेग तो हमारा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इसलिए बंदूक क्या करती है, हमारे पीछे की ओर गति करती है। इसी को हम क्या कहते हैं, रिक्वायल ऑफ ए गन कहते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, रिक्वायलिंग ऑफ ए गन कहलाता है। उसी को हिंदी में कहते हैं बंदूक का प्रतिक्षेप। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है,
पिछली बार आया था एग्जाम में ये कि ग्लास यूटेंसिल ब्रेक्स व्हेन दे फॉल ऑन द कंक्रीट बट दे डू नॉट ब्रेक व्हेन दे फॉल ऑन द कारपेट। यदि कोई गिलास का बर्तन है तो यदि उसको कंक्रीट पे गिरता है वो तो फूट जाता है, लेकिन अगर वो कारपेट पे गिरेगा, मतलब किसी 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 कारपेट पे गिरता है, किसी चटाई पे गिरता है, किसी गद्दे पे गिरता है तो नहीं टूटता है। क्यों नहीं टूटता है? तो देखो, गिलास के बर्तन कंक्रीट पर गिरते हैं तो वह टूट जाते हैं, क्योंकि कंक्रीट क्या होता है, एक हार्ड सरफेस होती है, एक रिजिड सरफेस होती है। क्योंकि कंक्रीट हमारी क्या होती है, एक हार्ड और एक रिजिड सरफेस होती है। अब क्योंकि जब गिलास कंक्रीट पर गिरता है तो इम्पैक्ट क्या कहलाता है हमारा? इम्पैक्ट फोर्स। जब कोई एक फोर्स एकदम से लगता है, इम्पैक्ट फोर्स हमारा क्या कहलाता है कि इम्पैक्ट फोर्स हमारा कहलाता है कि जब फोर्स एकदम से लगे। तो जब इम्पैक्ट फोर्स एक छोटे एरिया में लगता है, क्योंकि यूटेंसिल जैसे ये हमारा फर्श है इसके ऊपर गिरा, तो अब जैसे यूटेंसिल गिरा हमारा गिलास का, तो इसके ऊपर गिरा, तो जो इम्पैक्ट फोर्स है ये इस एरिया ही में लगा है। अब क्योंकि जो हमारी कंक्रीट है वो तो कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा नहीं, क्योंकि वो होता है हार्ड और रिजिड। तो गिलास को, जो हमारा गिलास होता है उसी को सारी इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ता है वापस से। तो अब जब वो गिलास को शॉक एब्जॉर्ब करता है तो गिलास कैसा मटेरियल होता है कि वो एब्जॉर्ब जब करता है तो उसके कारण वो क्या होता है, टूट जाता है। तो क्योंकि वो सारे शॉक को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, इसलिए क्या हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है। वहीं अब कारपेट को हम देखें तो कारपेट होती है सॉफ्ट और उसको एनर्जी एब्जॉर्ब भी ज़्यादा करती है। और साथ में जो फोर्स होता है, क्योंकि हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है, इसलिए जब इसके ऊपर कोई गिलास गिरता है तो जो हमारा टोटल फोर्स है वो क्या हो जाता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक समान से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसी कारण गिलास के टूटने की संभावना कम होती है। साथ में जो कारपेट के जो फाइबर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, कुशनिंग इफेक्ट काम करते हैं। इसलिए जब भी ग्लास इस पर गिरता है तो एक तो फोर्स होता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, साथ में जो इसके पार्टिकल हैं वो भी इसको क्या, कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। इस कारण जब कारपेट पर गिरता है कोई गिलास तो नहीं टूटता है, लेकिन जब कंक्रीट पर गिरता है, क्योंकि कंक्रीट कोई एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करता है, साथ में इसके फाइबर भी कोई कुशनिंग इफेक्ट नहीं देते हैं, इसलिए पूरी एनर्जी हमारे जो ग्लास है उसको एब्जॉर्ब करनी पड़ती है और पूरी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इसलिए वो क्या करता है, टूट जाता है। ये हमारा क्या कहलाता है, इसका आंसर। अब देखिए आगे, नेक्स्ट आता है हमारा रॉकेट का भी बहुत क्वेश्चन आता है कि जब एक रॉकेट, देखिए जब एक रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो ये क्या करता है, इट एक्सपेल द गैसेस एट द हाई स्पीड फ्रॉम इट्स इंजन से क्या निकलती है, हाई स्पीड में गैस निकलती है पीछे की तरफ। जैसे एक रॉकेट है हमारा, रॉकेट में क्या, पीछे से जब इंजन को जलाएंगे तो यहाँ से निकलती हैं, हाई स्पीड में निकलती हैं गैसेस। अब क्योंकि ये पीछे की तरफ जा रही हैं, अब इसी को कंजर्व करने के लिए बताया कि टोटल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, तो इसी को कंजर्व करने के लिए जो हमारा रॉकेट होता है उसको आगे की तरफ जाना पड़ता है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब बिफोर द लॉन्चिंग ऑफ द रॉकेट, जब रॉकेट लॉन्च नहीं हुआ है, गैसेज इनसाइड में रेस्ट में है, तो इस केस में भी टोटल मोमेंटम शुरुआत में कितना होगा, टोटल सिस्टम का 0 होगा। लेकिन लॉन्च के बाद, क्योंकि रॉकेट का जो इंजन है जैसे ही वो फायर होता है तो एक्सपेल करता है गैसेस बाहर की तरफ निकलती हैं पीछे की साइड, तो इसलिए हमारा रॉकेट क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ता है लीनियर मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम the rocket must move forward with equal and opposite momentum to balance out the momentum of the expelled gases. ठीक है, तो the momentum of the expelled gas in the backward direction is equal and opposite of the momentum of the rocket moving forward. जैसे ही हमारे जितनी ही स्पीड में जितनी भी स्पीड में यहाँ से गैसेस एक्सपेल होंगी, मतलब बाहर की तरफ निकलेंगी, उतनी ही हाई स्पीड से रॉकेट कहाँ जाता है, आगे की तरफ जाता है। इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम उसमें लगता है। ठीक है, जब रॉकेट लॉन्च होता है तो वह अपने इंजन से गैसों को उच्च गति के साथ बाहर की ओर निकालता है। रैखिक संवेग के संरक्षण के अनुसार रॉकेट और गैसों की कुल संवेग बाहरी बलों के बिना समान होनी चाहिए। मतलब जब उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा है तो दोनों को क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लॉन्च से पहले रॉकेट और इसके अंदर की गैसें दोनों क्या होती हैं, विश्राम अवस्था में होती हैं, इसलिए टोटल संवेग क्या होता है, 0 होता है। अब लॉन्च के बाद जब रॉकेट के इंजन जलते हैं तो रॉकेट की गैसों को पीछे की और उच्च गति के साथ बाहर निकालते हैं
और संरक्षण के अनुसार रैखिक संवेग के संरक्षण के अनुसार रॉकेट की आगे की ओर उतनी ही गति से बढ़ना चाहिए ताकि कुल संवेग क्या हो हमारा संतुलित रहे। तो जो गैसें पीछे की ओर निकलती है उनका संवेग विपरीत दिशा में होता है और रॉकेट का संवेग सामने की ओर होता है और दोनों का कुल संवेग कितना रहता है हमारा शून्य रहता है। ठीक है, तो मतलब कि जब रॉकेट में क्या रहता है कि हमने इंजन को फायर किया तो एक्सपेल होगी गैस पीछे और हमारा जो रॉकेट है उतने ही मोमेंटम के साथ आगे बढ़ेगा जितने के साथ ही गैसेज एक्सपेल होंगी। ये हमारा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का एक एग्जाम्पल है जो कि एग्जाम में आता है। ठीक है, इसको लिखना है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारा टॉपिक है कि इम्पल्स क्या कहलाता है। देखिए इम्पल्स क्या कहलाता है। इम्पल्स एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो मेजर करती है फोर्स को, इफेक्ट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यदि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम कुछ समय के लिए फोर्स लगाएं तो उसका कितना इफेक्ट उसके ऊपर हुआ है, इस क्वांटिटी को कौन दर्शाता है, इम्पल्स दर्शाता है। इट इज़ डिफाइन द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स, अब क्योंकि फोर्स इनटू टाइम। इम्पल्स क्या कहलाता है हमारा, आई, मतलब इम्पल्स आई इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू टी। इम्पल्स मेजर करता है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स लगाया है और कितने समय के लिए लगाया है, साथ में जब फोर्स को कुछ समय के लिए लगाया गया तो उसके में क्या इफेक्ट हुआ, उसको मेज़र करने की जो क्वांटिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स वह मात्रा है जो एक बल के द्वारा किसी वस्तु पर किए गए प्रभाव को मापने के लिए उपयोग की जाती है। इसे किसी वस्तु पर लागू बल और उस बल के प्रभावी समय, इफेक्टिव टाइम, कितने टाइम के लिए लगा है, दोनों के मल्टीप्लिकेशन से हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं इम्पल्स को। पी इम्पल्स आई इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू टी। देखो इम्पल्स का जो फॉर्मूला होता है वो फोर्स इंटू टाइम होता है। इम्पल्स का फोर्स इंटू टाइम और यूनिट इसकी क्या होती है, न्यूटन सेकेंड, क्योंकि फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन और इसकी यूनिट क्या हो गई हमारी, सेकेंड हो गई। ठीक है, इसके बाद देखिए रिलेशन बिटवीन द इम्पल्स एंड द मोमेंटम। देखिए अब हमारा रिलेशन क्या होता है इम्पल्स और मोमेंटम के बीच में। इम्पल्स जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है मोमेंटम से। जब एक फोर्स और किसी ऑब्जेक्ट में लगाया जाता है तो वह ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को बदल देता है। द इम्पल्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स मोमेंटम। देखिए जो हमारा इम्पल्स होता है वो सीधे सीधे रेखीय संवेग से संबंधित होता है। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वह वस्तु के संवेग को बदल देता है। सीधी सी बात है, जब हम किसी भी बॉडी में फोर्स लगाएंगे, इम्पल्स लगाएंगे, थोड़ी स्मॉल टाइम के लिए जो फोर्स लगाएंगे उसके कारण क्या होगा, उसके मोशन में क्या होगा, परिवर्तन होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम। तो किसी भी बॉडी पे हम जब फोर्स लगाते हैं या हम कहें हम इम्पल्स लगाते हैं तो वह उसके मूवमेंट को क्या करेगा, बदल देता है ना, सीधी सी बात है। उसके बाद देखिए एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स भी आता है। तो एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स क्या होता है, सबसे पहले एक आता है बाउंसिंग ऑफ द बॉल। बाउंसिंग ऑफ द बॉल क्या कहलाता है, व्हेन यू बाउंस ए बॉल द फोर्स अप्लाई बाय द ग्राउंड चेंजेस द मोमेंटम ऑफ द बॉल। द लॉन्गर द टाइम द फोर्स एक्ट ऑन द बॉल द ग्रेटर द इम्पल्स रिजल्टिंग इन अ हायर बाउंस। सीधी सी बात है कि जब हम किसी गेंद को उछालते हैं तो जैसे हमने उसको ज़मीन पे हिट किया तो ज़मीन जितना फोर्स लगाएगी वापस में उतने ही क्या होगा, उतनी ही बॉल कहाँ जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी। और ये किस पे डिपेंड करेगा कि हमने ऊपर से बॉल कितनी स्पीड के साथ नीचे धकेली है ना। तो जब आप गेंद को उछालते हैं तो ज़मीन द्वारा लगाया गया बल गेंद के मोमेंटम को बदल देता है। जितनी अधिक देर तक यह बल गेंद पर कार्य करता है उतना ही अधिक इम्पल्स उत्पन्न होता है जिससे गेंद अधिक ऊंचाई तक जाती है। जैसे हमने बॉल को इधर हिट किया नीचे की तरफ, अब जितनी ज़्यादा समय के लिए यहाँ पे हिट करेगी उतनी ही क्या होगी, हमारी बॉल कहाँ जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी। जैसे हमने ऊपर से बॉल फेंकी, अब जितने समय के लिए आएगी उतने ही कहाँ जाएगी, ये ऊपर की ओर हमारी चली जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड है हमारा हिटिंग ए बास्केटबॉल और क्रिकेट बॉल। जब बल्ला गेंद को हिट करता है तो बल्ले द्वारा कम समय के लिए लगाया गया बल गेंद के मोमेंटम को बदल देता है। अगर बल अधिक हो या संपर्क समय लंबा हो तो मोमेंटम में बदलाव ज़्यादा होता है जिससे गेंद दूर तक जाती है। यदि हमने फोर्स ज़्यादा लगाया बैट के द्वारा बॉल पे तो बॉल ऊपर की तरफ जाएगी, और यदि अच्छा मतलब ज़्यादा समय के लिए संपर्क हो गया बैट और बॉल का तो भी बॉल कहाँ जाती है,
ज़्यादा दूर तक चली जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, क्रिकेट या बेसबॉल को हिट करना। व्हेन ए बॉल हिट्स अ बॉल द फोर्स अप्लाई बाय द बैट ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम चेंजेस द बॉल्स मोमेंटम। ए स्ट्रॉन्गर फोर्स और अ लॉन्गर कॉन्टैक्ट टाइम लीड्स टू अ ग्रेटर चेंज इन द मोमेंटम सेंडिंग द बॉल फार्दर। जब बल्ला किसी गेंद को हिट करता है तो बल्ले द्वारा कम समय के लिए लगाया गया बल गेंद के मोमेंटम को बदल देता है। अगर बल अधिक हो या संपर्क का समय लंबा हो तो मोमेंटम में बदलाव क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिससे गेंद क्या जाती है, दूर तक चली जाती है। ये दोनों एप्लीकेशन है। आपका मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स एक और है कि एयर बैग्स एंड द सीट बेल्ट्स इन द कार। Airbags in the car increases the time during which the stopping force act on a passenger during a collision, but increasing the time the impulse is spread out, which reduces the force on the passenger, minimize the injury। और कैचिंग अ बॉल भी क्या हमारा मोमेंटम का उदाहरण है। देखिए एयरबैग्स वाला हमारा जो उदाहरण है उसमें क्या रहता है कि जैसे एयरबैग हमारी कार में है, अब जैसे एक्सीडेंट हुआ तो क्या होगा, जो उधर से फोर्स वापस आता है, जो यहाँ से कार जैसे हिट करी और इधर से फोर्स वापस आता है, यदि यहाँ पे हमारा क्या है, एयरबैग्स हैं, तो एयरबैग्स क्या करती हैं, इस फोर्स को स्प्रेड आउट कर देते हैं। साथ में जो टाइम होता है, टाइम ऑफ कॉलिजन, क्योंकि यहाँ पे कुशनिंग इफेक्ट होता है, तो टाइम ऑफ कॉलिजन को भी क्या कर देती हैं, बढ़ा देती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो फोर्स का इम्पैक्ट होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके कारण पैसेंजर की जो मिनिमाइज हो जाती है इंजरी। ये भी हमारी क्या एप्लीकेशन है, एक इम्पल्स है। उसके बाद कैचिंग ऑफ अ बॉल भी है कि जब कोई खिलाड़ी आता है, खिलाड़ी कैच लेता है, यदि अपने हाथ को पीछे की तरफ कर लेता है तो क्योंकि टाइम बढ़ जाता है इसलिए इफेक्ट इसमें कम पड़ता है और आसानी से वो कैच ले लेता है। ये भी एग्जाम में आता है। तो आपका मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाले वीडियो में बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।